2024 की लड़ाई का शंखनाद हो गया है और ये शंखनाद बिहार से ही शुरू हुआ है। नए साल में सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा किया और उनका बिहार से सीधा कनेक्शन भी रहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने बिहार पहुंच गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो बिहार के ही हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वर्तमान में स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंगापुर में हैं। उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है, मंदिर और जातीय जनगणना के इर्द गिर्द मुद्दे घूम रहे हैं, उससे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि 2024 की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की होने वाली है। हालांकि बीजेपी इसे यूपी विधानसभा चुनाव की तरह मंडल कमंडल यानी कि मंडल प्लस कमंडल की ओर ले जाना चाहती है, जबकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बेशक 2024 की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की होगी, लेकिन यह सिंपल मंडल बनाम कमंडल नहीं होगी, बल्कि ये चुनावी लड़ाई भव्य मंदिर बनाम फुल कमंडल वाली होगी। यानी बीजेपी भव्य राम मंदिर बनाने को लेकर आगे बढ़ रही है, तो जातीय जनगणना में अगुआ बने बिहार में नीतीश कुमार जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं और इसका अगुआ बिहार ही बनेगा। दरअसल बीजेपी ने बिहार में अपना चुनावी बिगुल लगभग फूंक दिया है। 3 जनवरी को लोकतंत्र की जननी वैशाली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका आगाज किया। उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक को खूब तगड़े से घेरा। हालांकि बीजेपी जंगलराज से आगे नहीं बढ़ पाई। वे बिहार के लोगों को जंगलराज का भय दिखाते रहे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 11 राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं। इसका आगाज उन्होंने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से किया है। इसी कड़ी में वे त्रिपुरा पहुंचे। त्रिपुरा की जनसभा में अमित शाह ने अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अगले साल 1 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि मैं यहां एक बात बताने आया हूं। 2019 में मैं बीजेपी का अध्यक्ष था। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय राहुल बाबा रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी आज कान खोलकर सुन ले, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लंबे समय तक कोर्ट में उलझाए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया और आज आप लोगों को तारीख भी हमने बता दी है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी चुपके से फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी है, जिस रास्ते को कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने आगे बढ़ाकर बीजेपी को शीर्ष पर पहुंचाया था। भले ही आज अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं है और लाल कृष्ण आडवाणी फिलहाल सियासत में हाशिए पर है, लेकिन मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। आपको पता ही होगा कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद 1985 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त ढंग से सियासी छलांग लगाई थी, लेकिन 1985 से 1990 के बीच कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई। इसके बाद ही क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई। इसी की परिणति आज जेडीयू, आरजेडी समेत अन्य पार्टियां हैं। अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना सिर उठाया और जब 9वीं लोकसभा के रूप में 1989 में चुनाव हुए तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत थी गठबंधन सरकारों का दौर और इसी के साथ हुई मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स। इसी दौर में सियासी गलियारे में सामाजिक न्याय जैसे शब्द ने भी एंट्री मार ली। सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिक्स के अगुआ वीपी सिंह बने और इस सामाजिक न्याय को बिहार में लालू यादव ने आगे बढ़ाया। इसलिए आज भी लालू यादव के समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वीपी सिंह ने नए अवसरों के द्वार खोल दिए। इतना ही नहीं, वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया और यहीं से पूरे देश में मंडल पॉलिटिक्स ने रफ्तार पकड़ी। आरक्षण विरोधी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए वे मसीहा बन चुके थे। देश भर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया और इसके बाद तो उन्हीं की राह पर खासकर बिहार और यूपी में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव चल पड़े। बिहार में जिस तरह आरजेडी और जेडीयू ने अपनी नई पहचान बनाई, तो यूपी में सपा बसपा ने टाइम टू टाइम सत्ता पर कब्जा जमाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मंडल पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर बीजेपी ने राम मंदिर का नारा उछाला और इस तरह मंडल पॉलिटिक्स के काट में बीजेपी ने कमंडल पॉलिटिक्स को लॉन्च किया। इसी दौर में यूपी में कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी को कमंडल पॉलिटिक्स यानी कि हिंदूवादी राजनीति को पिछड़ी जातियों से जोड़ा। इसकी वजह से वीपी सिंह की सत्ता चली गई, लेकिन यूपी में मायावती को नई पहचान मिली।
यादव और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ बना, जिसका फायदा यूपी में मुलायम सिंह को और बिहार में लालू यादव को मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद मंदिर विवाद अब खत्म हो चुका है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी के पास अब कमंडल पॉलिटिक्स के नाम पर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा है, जिसके उद्घाटन की तारीख बताकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमंडल पॉलिटिक्स को काफी सलीके से हवा दे दी है। चूंकि 2024 के अप्रैल मई माह में लोकसभा का चुनाव होना है और 1 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख रखी गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि चुनाव और मंदिर का कैसा संबंध होगा और लोग मंदिर निर्माण को लेकर कितने उत्साहित होंगे। यह अलग बात है कि मंदिर के उद्घाटन से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, लेकिन 2023 में पूरे वर्ष इस मुद्दे को भुनाने में वो पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरी ओर बिहार में सियासत ने पिछले साल ही नई करवट ले ली है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। मंडल पॉलिटिक्स के बिहार में हीरो रहे लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही महागठबंधन के अहम हिस्सा हो गए हैं। जेडीयू ही नहीं, आरजेडी ने भी मान लिया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स तेज होगी और इसका असर देखने को भी मिलेगा। जातीय जनगणना में अगुवा बने बिहार को इसी के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। 7 जनवरी से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वागत करते हुए अच्छा कदम बताया है। दोनों ही नेता कल एक साथ समाधान यात्रा में वैशाली में थे। उन्होंने जातीय जनगणना कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात भी की और आवश्यक निर्देश भी दिए। बहरहाल बिहार में आने वाले समय में मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स और अधिक तेज होगी और लड़ाई 2024 के आते आते पूरे चरम पर होगी और ये लड़ाई मंडल 10 से बिल्कुल अलग होगा। यानी मंडल 20 की लड़ाई फुल आरक्षण को लेकर होगा और यह तस्वीर बिहार में जातीय जनगणना के बाद आ ही जाएगी। फिर तो यही मांग उठेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब साफ है कि इधर जातीय जनगणना पर मंडल पॉलिटिक्स तो उधर बीजेपी की ओर से मंदिर उद्घाटन के नाम पर कमंडल पॉलिटिक्स चरम पर होगी और इससे किसी को इनकार भी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी जब भी मात खाई है तो बिहार में ही खाई है, चाहे लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोके जाने की बात हो अथवा सत्ता से बाहर किए जाने का मामला हो। एक बार लालू यादव ने बीजेपी को झटका दिया तो एक बार नीतीश कुमार ने। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में अब क्या खेला होता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो कर दें।